ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में। वैसे एक जो पूरा वर्ष होता है वो बहुत बड़ा कालखंड होता है, और ग्रह या ग्रहों के गोचर की स्थिति अगर कहें तो नियमित बदलती ही रहती है। नित्य तो नहीं, लेकिन नियमित या कहिए सुचारू रूप से बदलती ही रहती है। कभी जो छोटे ग्रह हैं जैसे बुध हो गए, शुक्र हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, छोटे इन द सेंस कि जिनका गोचर की अवधि कम होती है एक राशि में, चंद्रमा हो गए, ये राशि बदलते रहते हैं। बड़े ग्रह भी राशि कभी कभी बदलते हैं। तो पूरे साल का विवरण एक वीडियो में देना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जो वार्षिक राशिफल होता है इसको एक मैक्रो लेवल पर, एक बृहत लेवल पर दिया जा सकता है कि हाँ, ग्रहों की जो स्थिति है वो आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा सकती है, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, मैक्रो लेवल पर। ऑब्वियसली मेरे चैनल पर साप्ताहिक राशिफल आते हैं, जिसमें सप्ताह में मैं सूक्ष्मता तक जाता हूँ, मासिक राशिफल आते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप में होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये वार्षिक राशिफल एक बृहत लेवल पर, मैक्रो लेवल पर होता है। और यकीन मानिए जो वर्ष 2025 है ये बहुत बड़ी घटनाएं लेकर आ रहा है, जहां एक और चारों जो बड़े ग्रह हैं, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, ये राशि बदल रहे हैं और आसपास ही बदल रहे हैं। मार्च के अंत में शनिदेव 29 मार्च को, 14 मई को बृहस्पति, 18 मई को राहु केतु। ये अपने आप में बड़ी घटना है। ऐसी घटना 2022 में हुई थी, जब अप्रैल के महीने में इन चारों ने राशि बदले थे, और कई लोगों का जीवन वहां से पलटा होगा, अच्छा या बुरा वो डिपेंड करता है कुंडली पर। और इसके साथ ही बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो अतिचारी अवस्था में रहेंगे, यानी कि उनकी जो स्पीड है वो इस वर्ष बहुत ज़्यादा रहेगी। वो 2 बार राशि बदलेंगे। आमतौर पर बृहस्पति साल में 1 बार राशि बदलते हैं, लेकिन इस वर्ष वो 2 बार राशि बदलेंगे, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत होगी। अतिचारी अवस्था में बृहस्पति होंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आपके लग्नेश का ही होगा, जिनकी अवस्था ऐसी होगी कि वो नीच के होंगे, वक्री होंगे, पतित भी हो जाएंगे, जनवरी में पतित भी हो जाएंगे। तो बहुत कुछ होगा इस वर्ष। शुक्र का उच्च का होना बहुत लंबे अरसे तक, 29 मार्च को बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा आपके लिए कन्या राशि में, यानी कि आपके 11वें भाव में, तो बहुत कुछ, आपके पंचम भाव में, मीन राशि में, तो बहुत कुछ होने वाला है इस वर्ष में। इन सब का हम एक बृहत लेवल पर, मैक्रो लेवल पर एक विवरण लेंगे। वीडियो व्यवस्थित रहे, इस कारण से मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांट लिया है। टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो में मिल ही जाते हैं। पहला भाग और सबसे महत्वपूर्ण होगा सेहत, फिर उससे सेकंड नंबर पर जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है धन। कुछ विशेष टिप्पणियाँ, कुछ विशेष भविष्यवाणी मेरी तरफ से। विवाह का योग है कि नहीं है, तो कब है। सरकारी करियर, जॉब के हिसाब से कैसा वर्ष रहेगा, बिजनेस के हिसाब से कैसा वर्ष रहेगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। संतान के योग हैं कि नहीं है तो कब है। कुछ सावधानियां, चेतावनियां, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। फिर उपाय के सेक्शन पे चलेंगे, जिसमें कुछ सामान्य उपाय, कुछ सेहत के उपाय, कुछ नौकरी, व्यापार, धन के उपाय, और प्यार और वैवाहिक जीवन को ठीक रखने के लिए कुछ उपाय। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। साल का विवरण एक पहले ही मिल जाए, ज्योतिषीय संबंध क्या बन रहे हैं उसके बारे में पहले पता चल जाए, तो ऑब्वियसली एक गाइडेंस प्राप्त होती है। तो शुरू करते हैं इस बहुत महत्वपूर्ण वार्षिक राशिफल का, जो कि है वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियो के लिए, सेहत के साथ। सेहत से शुरू करते हैं। देखिए, सेहत में क्या प्रॉब्लम है ना इस वर्ष की, मंगल की स्थिति ऐसी है कि वो बहुत लंबे टाइम तक नीच के रहेंगे, और साल के शुरुआती भाग में वक्री भी होंगे, और पतित भी हो जाएंगे, गिर भी जाएंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि वृश्चिक वाले, क्योंकि इनके अंदर मंगल का तत्व होता है, तो यूजुअली दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉडी, और इनका जो रेजिस्टेंस होता है थोड़ा सा अच्छा होता है। इम्यूनिटी नहीं कहूँगा, क्योंकि जल तत्व है वृश्चिक का, तो इनको सर्दी जुकाम, ENT वगैरह की प्रॉब्लम बनी रहती है, लेकिन एक रेजिस्टेंस अच्छा होता है, एक इनहेरिट स्ट्रेंथ होती है मंगल वाले लोगों के अंदर। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, चंद्रमा की स्थिति कैसी है, लग्न की स्थिति कैसी है। अगर वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, मैं कई बार बताता ही आया हूँ, जैसे अगर लग्न आपका पाप कर्तरी में है, लग्नेश
आपका किसी पाप ग्रह से, यानी कि मंगल किसी पाप ग्रह से के साथ बैठे। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश ही नीच के हैं, नीच के कहाँ पे होंगे, जहाँ पे अभी मंगल बैठे हुए हैं कर्क में, कोई वक्री ग्रह लग्न में है, 6, 8, 12 के स्वामी लग्न में है, बहुत कॉम्बिनेशन में बताता आता हूँ, तो ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं लग्नेश की ही पहले, क्योंकि जो आपके मंगल है यानी कि लग्न के स्वामी, वो नीच अवस्था में रहेंगे, दिसंबर में वक्री हो गए होंगे और 21 जनवरी को पतित भी हो जाएंगे। ये थोड़ा कष्टकारी है। पहले तो जब भी मंगल नीच के होते हैं तो इंजरीज के योग बन जाते हैं, स्पेशली वृश्चिक के लिए, और गिर के चोट लगने के योग बन जाते हैं। तो मैंने कई बार कुंडली में देखा है कि वृश्चिक के लिए जब मंगल नीच के होते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं से गिर के कोई चोट लगी ही होती है, जीवन में फ्रैक्चर हुआ होता है या फिर एक्सीडेंट भी ऐसे लोगों के हुए होते हैं। तो यहाँ पर मंगल 21 तारीख तक नीच के रहेंगे, वक्री रहेंगे। ध्यान कब देना है ज़्यादा? ध्यान देना है 21 जनवरी के बाद, जब मंगल पतित हो जाएंगे। तो मंगल आपके अष्टम में गिर जाएंगे, फिर 21 जनवरी से लेकर करीबन अप्रैल तक वो पतित अवस्था में रहेंगे। ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। पुनः अष्टम में मंगल का आना यानी कि इंजरीज वगैरह के योग बनते हैं। इसके साथ ही आपको जैसे अगर पुरुष हैं तो उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन के इश्यूज, आँखों की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत तंग कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है। मंगल फरवरी तक, 24 फरवरी तक वक्री भी रहेंगे। 24 फरवरी के बाद वो मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ी सी स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन स्पेशली जो साल का शुरुआती 2 महीने का टाइम है वहाँ तक ध्यान देना है। इसके बाद भी अवस्था क्या होगी ना मंगल की, कि मंगल अप्रैल में पुनः आगे चलना शुरू कर देंगे और नवम में आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी वक्री रहेंगे। इसलिए मंगल नीच तत्व, वक्री तत्व और पतित तत्व, इन सबसे युक्त होंगे। तो साल का शुरुआती 6 महीने का समय थोड़ा सा केयरफुल रहना है, जो मैंने बीमारियां गिनाई। इसके साथ ही कफ के रोग बहुत बढ़ेंगे आपको, और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे ही मंगल अपनी नीच की राशि से निकल जाएंगे, समवेयर अराउंड जून में ये होगा, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। फिर एक और पीरियड आएगा जुलाई से 28 जुलाई से 13 सितंबर, जब मंगल 11वें घर में होंगे। मंगल केतु की युति होगी, मंगल केतु की युति नहीं होगी, केतु तो आगे यहाँ पे आ चुके होंगे। जब मंगल शनिदेव आपके पंचम भाव में होंगे और मंगल आपके 11वें भाव में होंगे। केतु तो मई में ही आगे आ चुके होंगे। मंगल 11वें भाव में होंगे और शनि आपके पंचम भाव में होंगे। ये होगा अराउंड जुलाई, 28 जुलाई से 13 सितंबर का समय। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि शनि मंगल का जब समसप्तक योग बनता है तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस पीरियड में नसों की प्रॉब्लम, सेहत पर खर्चा और बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब हमने जुलाई तक की बात कर ली, लेकिन इससे पहले भी थोड़े से कुछ समय रहेंगे जहाँ पे आपको कुछ ऐसे केंद्र बिंदु रहेंगे, कुछ ऐसे टाइम रहेगा जहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। एक बहुत अच्छी चीज़ ये होगी कि 29 मार्च को जो गोचर होगा शनिदेव का, वो आपके चौथे भाव से निकल जाएंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो इसको अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शनि का प्रभाव लग्न से हट जाएगा। तो शनि का प्रभाव लग्न पे होता है ना, तो बॉडी में वीकनेस आती है, बॉडी में बीमारियाँ आती हैं, लंबी बीमारियाँ आती हैं। तो शनि का प्रभाव हट जाएगा, तो वहाँ से एक राहत आपको प्राप्त होगी। लेकिन एट द सेम टाइम 29 मार्च के आसपास यहाँ पे 6 ग्रहों का जमावड़ा होगा, जिसमें से शनि, राहु, शुक्र तो होंगे ही, सूर्य भी होंगे। 6 ग्रह यहाँ पे बैठे होंगे। बुध भी यहाँ पे यहीं पे होंगे, सूर्य भी यहीं पे होंगे और चंद्रमा भी यहीं पे होंगे। तो इतने सारे ग्रह लग्न से पंचम में, तो ये रेदर देन फिजिकल एलिमेंट, ये कोई मानसिक रोग या मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा दर्शाता है। तो मार्च के शुरुआती मध्य भाग के बाद से अप्रैल का महीना, यहाँ पे मानसिक रूप से बहुत दिक्कतें होंगी। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ें बहुत यहाँ पे आपको तंग करने वाली है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको समझना है। यहाँ पे ग्रहण भी लगेगा। अगर हम ये इतने सारे ग्रहों की जो बात करी है ना, 29 मार्च को यहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है। और उससे कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले 14 मार्च को आपके 11वें घर में ग्रहण लगेगा। तो क्योंकि लाभ स्थान में ग्रहण लग रहा है, तो हो सकता है पैसों को लेकर या कुछ और मनी मैटर को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पे आपको मार्च और अप्रैल में फिजिकल प्रॉब्लम तो मैंने गिना ही दी, लेकिन यहाँ पे मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, कई प्रकार के
डाउट अपने ऊपर तंग कर सकते हैं। और क्योंकि पंचम भाव में इतना कुछ है, ये पेट की बीमारियां दिखाता है, तो खाने पीने पर भी मार्च और अप्रैल में बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खाने पीने के कारण ही यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि बृहस्पति का गोचर भी सेहत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। कारण क्या है कि बृहस्पति मई में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ बृहस्पति का गोचर आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति जीव है, बृहस्पति जीव कारक है। तो जब भी जीव यानी कि बृहस्पति 6, 8, 12 में जाते हैं तो सेहत पर बुरा प्रभाव आता ही है। तो मई के बाद गुरु का अष्टम में जाना पुनः इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे साथ में लिवर की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। तो गुरु का ये जो तत्व है उस पर भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद चीज़ें जो ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके लिए लेकर आ सकती हैं वो होंगी साल के अंत में। गुरु अतिचारी होंगे तो राशि 2 बार बदलेंगे, तो गुरु आपके नवम भाव में आ जाएंगे और साल के अंत में यानी कि नवंबर में वो वक्री हो जाएंगे। तो वक्री हो जाएंगे, उच्च के भले ही होंगे लेकिन वो आपके लग्न भाव को देखेंगे। तो साल के अंत में भी अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आँखों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, पुनः लिवर की प्रॉब्लम, बॉडी में स्वेलिंग और इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम और किडनी और गॉल ब्लैडर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम वर्ष के अंत में तंग कर सकती है। तो इन सारी ही टाइम लाइन्स को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। ऑब्वियसली जिसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में जैसे मैंने कहा लग्न लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको ये बीमारियां ज़्यादा तंग करेंगी। इसके साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलरली आपको तंग करेंगी। जो साल के शुरुआती 4 महीने हैं यहाँ पे आपको आँखों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, सर के रोग, जोड़ों का दर्द रहेगा। जो बीच के 4 महीने हैं यहाँ पे बीपी की प्रॉब्लम, कई लोगों को डायबिटीज़ यहाँ पे डायग्नोस हो सकता है। आँखों के रोग बहुत तंग करेंगे, आँखों में ड्राइनेस रहेगी, पित्त की प्रधानता रहेगी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बॉडी में रहेगी। और जो अंतिम 4 महीने हैं यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर्स, नसों के रोग, जनरल वीकनेस और इसके साथ ही एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और गले के रोग बहुत तंग करेंगे। एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया कि शनि भी मार्गी रहेंगे पंचम भाव में आपके। ये होगा जुलाई से करीबन 4-5 महीने। तो मैं यही कहूँगा कि ना स्ट्रेस हैंडलिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पंचम भाव पर बहुत प्रभाव है। इस वर्ष ये होगा कि फिजिकल एलिमेंट्स तो हमने मंगल के कारण डिस्कस कर ही लिए, लेकिन मेंटली काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम जा सकता है, उसका भी प्रभाव सेहत पर पड़ता ही है। अधिकतम जो रोग है ना उसके पीछे स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है। वो डायबिटीज़ ले लीजिए या बड़े से बड़े रोग ले लीजिए, इवन डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है अधिकतम बीमारियों का। तो इसका आधार कैसे ठीक हो सकता है कि प्राणायाम आदि कीजिए। जब भी आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो सबसे पहले बॉडी से स्ट्रेस कम होना शुरू होता है। तो अपने आप को इन सब गतिविधियों में लिप्त कीजिए। जो करते हैं ऑलरेडी उनके लिए बहुत अच्छा है, नहीं करते तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाइए। तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा साल का शुरुआती भाग कष्टकारी रह सकता है और मानसिक रूप से ज़्यादा कष्टकारी रह सकता है। चलते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, धन। बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा पास में हो माया। तो धन बहुत महत्वपूर्ण है। धन के बिना तो कुछ भी नहीं होता आज के टाइम में। तो धन तो आना ही चाहिए, और ये वर्ष वृश्चिक के लिए धन तो बहुत लेकर आ रहा है। कुछ अच्छी चीज़ों पर नज़र डालते हैं। पहले अच्छी चीज़ ये है कि शनि देव का प्रभाव आपके लग्न से हट जाएगा। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि शनि और मंगल की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती। इनकी युति हो या एक दूसरे के लिए जब एक दूसरे के लग्न पर प्रभाव डालते हैं तो भी अच्छा नहीं होता। और वो करीबन 2.5 साल से हो रहा था कि शनि आपके लग्न को देख रहे थे। तो शनि आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो ये होते ही क्या होगा, जीवन में एक गति आ जाएगी और अपने आप में ये राजयोग बनाकर बैठेंगे। कारण क्या है, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में लक्ष्मी स्थान में राजयोग बनाकर बैठेंगे। तो ये बता रहा है कि धन कमाने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ने वाली है। तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। इसके साथ ही मार्च के एंड में गुरु शनि का गोचर हो जाएगा, तो अप्रैल और मई के आधे महीने तक गुरु और शनि दोनों ही 11वें घर को देखेंगे। तो अप्रैल और मई में आपको अपनी इनकम के सोर्सेस को बदलने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है।
तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। शुक्र, शुक्र जो लक्ष्मी के कारक हैं और आपके लिए अगर वो देखें तो सप्तम के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, वो बहुत लंबे अरसे तक उच्च के रहेंगे लक्ष्मी स्थान में। हाँ, बीच में वक्री भी हो जाएंगे, थोड़ी सी उथल पुथल मचाएंगे, लेकिन ओवरऑल जनवरी के अंत से मई का अंत कि धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग आपके लिए बना रहा है। तो पैसा तो इस वर्ष आता ही दिख रहा है, बहुत अच्छी मात्रा में पैसा आएगा। राहु केतु का गोचर भी प्रभाव देकर जाएगा। राहु आ जाएंगे चौथे घर में 18 मई को और केतु आ जाएंगे 10वें घर में। तो राहु का चौथे घर में आना एक प्रकार से प्रॉपर्टी आदि से कुछ लाभ दिखाता है और केतु का 10वें घर में आना जॉब चेंज और एक प्रकार से करियर में कुछ चेंज लाता है जो आपके इनकम में बढ़ोतरी करके जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक प्रकार से बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। तो धन कमाने के लिए तो ये वर्ष बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है, इसका लाभ उठाइएगा। इसके साथ अभी हमने, अगर हम जनवरी से मई तक की बात कर लें तो आपके लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टि तो रहेगी ही। हमने बाकी सब ग्रहों की बात कर ली, चेंजेस की बात कर ली, लेकिन गुरु तो साल के शुरुआत से मई तक आपके लाभ स्थान को देखेंगे ही, जो आपके धन स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो गुरु तो अपनी एक छाप छोड़ के ही जाएंगे। धन की वृद्धि 4 फरवरी के बाद से करना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब तक वो वक्री रहेंगे। उसके बाद जैसे ही मार्गी होंगे और अतिचारी होंगे तो धन बहुत तेज गति से बढ़ेगा। गुरु का गोचर भी बहुत विशेष है आपके लिए। कारण क्या है? गुरु आ जाएंगे अष्टम भाव में और अष्टम के गुरु गुप्त धन देते हैं, रुका हुआ धन देते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से धन देते हैं, अनमोरल तरीके से गुप्त धन, इलीगल सोर्सेस कई लोगों के होते हैं। सबको पता है कई लोगों के होते हैं। आज जो इतने जिनके पास पैसा है, क्या उन्होंने लीगल तरीके से पैसा कमाया होगा? नहीं हो सकता। तो राहु का प्रभाव भी है, तो ये प्रबलता को और बढ़ाता है। तो जिनका 2 नंबर का काम है, लीगल काम है, अब उसको सही कहिए कैसा भी, ये धन तो धन होता है, तो उनके कामों में वृद्धि और हो सकती है। अचानक से धन कमाने के सोर्सेस यहाँ पे खुलते हैं। और जैसे मैंने कहा, राहु का प्रभाव भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ लाभ दिखाता है। अब देखिए, चौथे घर के स्वामी अपने से दूसरे घर में आ गए और यानी कि प्रॉपर्टी के स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में आ गए, अपने से धन स्थान में आ गए। और अष्टम पर राहु गुरु का प्रभाव, ये बहुत इंडिकेटर है कि एक, अगर आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी थी उसको बेचकर बहुत बड़ा लाभ कमा सकते हैं। आपने सपोज आज से 15-20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी लेके रखी थी, अब आप उसको बेचना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी बिकेगी और बहुत अच्छे दामों पर बिकेगी। दूसरा क्या है कि आपके जो राहु और गुरु का ये प्रभाव जो है, ये बता रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या वसीयत आदि से, इंश्योरेंस आदि से भी आपको कोई बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। अब इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो मे भी किसी के जाने से ही वो प्राप्त होता है बड़ा धन। ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन एक जगह से धन आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो धन के लिए बहुत अच्छा ये समय है, ये साल है। और गुरु अतिचारी रहेंगे तो वो नवम भाव में भी आ जाएंगे 3 महीने के लिए। ये होगा अक्टूबर से दिसंबर, और वो उच्च के हो जाएंगे। धनेश और पंचमेश उच्च के होकर लक्ष्मी स्थान, भाग्य स्थान से लग्न को देखेंगे। तो वर्ष का अंत तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा धन लाभ लेकर आ रहा है। तो जहाँ तक धन की बात है, ये वर्ष वृश्चिक के लिए स्वर्णिम रहेगा। धन कमाने के बहुत मौके आपको प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा महीना है, बहुत अच्छा वर्ष है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं स्पेशल प्रेडिक्शंस की तरफ, जो मेरी तरफ से कुछ स्पेशल चीज़ें जो मैंने अंकित करी हैं आपके लिए। देखिए, ये वर्ष वैसे तो बहुत कुछ लेकर आएगा, लेकिन अगर मैं 2-3 शब्दों में इसको एक प्रकार से सम अप करूँ ना, तो ये वर्ष आत्ममंथन का होगा। कारण बताऊंगा मैं। ये वर्ष जीवन को आगे लेके जाने का होगा और ये वर्ष रीडिस्कवरी का होगा, अपने आप को दोबारा ढूंढने का होगा। आगे क्यों जाएगा ये वर्ष, या जीवन को आगे क्यों लेके जाएगा? क्योंकि शनि आपके लग्न पर से प्रभाव हटा देंगे। 2023 के शुरुआत से वो आपके चौथे घर में बैठे हैं। 2022 में भी कुछ टाइम के लिए आए थे। तो वहाँ से क्या हुआ होगा ना कि जीवन या तो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, वो डिपेंड करता है दशा अंतर्दशा कैसे चल रही है, कहीं ना कहीं रुक गया होगा। कई लोगों के जीवन में पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए होंगे, क्योंकि फैमिली के स्थान में शनिदेव है और लग्न को शनिदेव निरंतर देख रहे थे। यानी कि जीवन में मंदता आ गई थी, खुशियों का अभाव हो गया था। आपने कुछ नया भी लिया होगा ना, उसको भी ज़्यादा इंजॉय नहीं किया होगा, कुछ अच्छा भी किया होगा।
फॉर एग्जाम्पल मे बी आप में से कई लोगों ने कोई बड़ा वाहन या कोई घर लिया होगा पिछले 2-2.5 साल में, क्योंकि शनि चतुर्थेश होने के नाते चौथे घर में गोचर कर रहे थे। लेकिन वो जो मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, अब घर बनाना कई, अब ठीक है जिसके पास दुनिया भर का पैसा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर बनाना तो व्यक्ति का ड्रीम होता है। लेकिन आप लोगों में से हो सकता है किसी ने किया हो फिर भी उसको ज़्यादा इंजॉय नहीं किया हो, क्योंकि शनिदेव उदासीनता देते हैं। तो अब सबसे अच्छी चीज़ है कि शनिदेव आपके लग्न से प्रभाव हटा देंगे, तो उदासीनता दूर होगी और जीवन आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, जीवन को एक गति प्राप्त होगी। हाँ, मैंने जैसे कहा था कि पंचम में बहुत सारे ग्रह होंगे, तो मार्च अप्रैल में थोड़ा सा टेंस रहेगा माहौल, लेकिन उसके बाद फिर जीवन में गति प्रदान होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अपने जीवन को आगे लेकर जाएंगे। राहु चौथे घर में होंगे, केतु 10वें घर में होंगे। ये इम्पैक्ट देखिए, ये क्या है, ये जो राहु केतु को हमेशा इन्फिनिटी मानिए, ये जहाँ पे भी जाएंगे ना तो दो भावों को जोड़ते हैं तोड़ते भी हैं। क्यों? क्योंकि वो केंद्र भाव में आ रहे हैं आपके लिए, इमोशन के भाव में और करियर के भाव में। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने का मौका देंगे आपको, इमोशंस को समझ पाएंगे, अपने लोगों को समझ पाएंगे, लोगों से दूर हो पाएंगे और करियर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक बहुत बेटर चेंज आपके जीवन में आएगा, जहाँ पे एक आप बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अंततः ये दोनों आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्लैरिटी लेके जाएंगे। आत्ममंथन मैंने क्यों कहा? क्योंकि मंगल बहुत टाइम तक नीच के रहेंगे, वक्री रहेंगे, फिर वो पतित भी हो जाएंगे। 21 जनवरी को यहाँ पे आ जाएंगे, फिर मेरे ख्याल से अप्रैल तक यहीं पे रहेंगे, फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो लग्नेश का वक्री होना, वो भी अष्टम में होना, ये आत्ममंथन का समय बताता है। और इसके साथ ही, क्योंकि मैंने कहा गुरु भी, जैसे मैंने कहा रीडिस्कवरी का मैंने क्यों एक टॉपिक छेड़ा, क्योंकि गुरु भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, और ये अष्टम में जब कोई ग्रह बड़ा आता है, ये जीव कारक है, तो वो आत्ममंथन के बाद अपने आप को पुनः ढूंढने का मौका देता है। तो इसलिए वर्ष आगे बढ़ने का, आत्ममंथन का, रीडिस्कवरी का है। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, इन सारी ही चीज़ों पर आपको काम करना है। वृश्चिक के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। शुरुआत में भी उतनी इजी नहीं रहेगी। मैं अच्छा कहता हूँ तो इजी का इसका मतलब नहीं बहुत इजी रहेगा। अब कई लोग बोलते हैं कि सब अच्छा कब हो जाएगा। मैं समझाते थक गया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। किसके जीवन में ऐसा होता है? वो तो एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड होता है कि हम कहते हैं कि सब अच्छा हो जाए। इधर से पैसा आना शुरू होता है तो उधर से सेहत खराब होती है, इधर से नौकरी में प्रमोशन होती है तो किसी का डाइवोर्स हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो रोज़मर्रा में ये चीज़ें देखता रहता हूँ। रोज़ कंसल्टेशन आती है, यहाँ पे दिखता है कि अभी धन का लाभ हुआ, उधर से हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, वाइफ छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो रहा है। तो सब कुछ अच्छा तो किसी का नहीं हो सकता। आप कलयुगी हैं, कलयुग में आपने मैंने जन्म लिया है तो पाप तो भुगतने ही पड़ेंगे। बस कितना उनको ठीक कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, और उनको एक प्रकार से डाइवर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको उनके साथ अपने आप को कंपोज्ड वे में आगे बढ़ा सकते हैं। वो बताता है कि आप कितना खुश रह पाते हैं। कुछ और विशेष प्रेडिक्शन जो मैंने आपके लिए एनालाइज करके रखी है, ये वर्ष ऐसा है जहाँ पर पॉजिटिविटी धीरे धीरे करके आएगी। कुछ अपने दूर होंगे ख्याली तौर पर, और ये अच्छा भी होगा आपके लिए, ताकि आप एक जीवन में आपके क्लैरिटी आ पाए कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। धीरे धीरे करके वर्ष आगे बढ़ेगा तो अवेयरनेस आएगी अपने बारे में, अथॉरिटी आएगी, कई चीज़ों की मास्टरी आएगी, और एक फाउंडेशन बनाने का वर्ष है। आने वाले कुछ वर्षों के लिए जो फाउंडेशन आपको बनानी है वो इस वर्ष में आपकी बनेगी। अवेयरनेस का वर्ष है जहाँ पे आपको अपने बारे में, दूसरे लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, कई लोगों का सत्य सामने आएगा, और ये वर्ष आपके अंदर पेशेंस भी देके जाएगा। वृश्चिक में क्योंकि मंगल का तत्व होता है, कभी कभी थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं, लेकिन शनि का पंचम में आना जो कि थॉट प्रोसेस का है, धीरे धीरे करके आपके अंदर पेशेंस अंकित करेगा। एक चीज़ बोलूँगा कि अगर कहीं पे कुछ अटक रहे हो तो किसी से हेल्प मांग लीजिएगा। कभी कभी वृश्चिक की आदत होती है कि कोई प्रॉब्लम आती है ना तो किसी से हेल्प नहीं मांगते, फिर अंततः बहुत चीज़ें डिले हो जाती हैं, बहुत ख़राब हो जाती है, जब जाके किसी से हेल्प मांगते हैं। ये आपको, ये जो भी जल तत्व है ना 4, 8, 12, उनकी आदत होती है ये, तो इससे थोड़ा सा बच के रहिए। और ये वर्ष मैंने आत्ममंथन का कहा ही है, इसके साथ ये रिसर्च का वर्ष है, बहुत कुछ जानने का वर्ष है, ज्ञान प्राप्ति का वर्ष है, अपनी पावर को समझने का वर्ष है, अपने उत्थान का वर्ष है। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, अवश्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वर्ष अलग है और इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं विवाह
के योग की तरफ। क्या विवाह का योग है इस वर्ष की नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। शुरुआती जो महीना होगा जनवरी, वहाँ पे बात बनती बनती बिगड़ भी सकती है, डिले भी हो सकती है। कारण क्या है? सप्तम में गुरु होंगे लेकिन वक्री होंगे। 4 फरवरी को वो मार्गी हो जाएंगे और जनवरी के अंत में शुक्र उच्च के हो जाएंगे। पहले यहाँ पे होंगे फिर यहाँ पे आ जाएंगे। और शुक्र कारक हैं विवाह के और वो सप्तमेश भी है, तो उनका उच्च का होना अच्छा इंडिकेशन होता है। और राहु के साथ वो बैठे हैं तो वो अचानक से विवाह करवाते हैं। तो फरवरी से लेकर मई तक का समय बहुत अच्छा है विवाह के लिए। इसके बीच में शनि भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और वो भी आपके 7वें घर को देखेंगे। तो ये शनि बृहस्पति का भी मिलन हो गया, डबल ट्रांजिट थ्योरी लग गई। तो अप्रैल और मई का महीना भी विवाह के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ट्राई करना है विवाह के लिए तो फरवरी से लेकर मई बहुत अच्छा वर्ष, बहुत अच्छा समय होगा वर्ष का। इसके बाद थोड़ा सा विलंब आना शुरू हो जाएगा। कारण क्या है? मई में गुरु अष्टम में चले जाएंगे तो सप्तम पर से गुरु का प्रभाव हट गया। शनि पंचम में आ जाएंगे, राहु चौथे में, केतु 10वें में। अब इसमें शनि की जब अकेले दृष्टि आ जाएगी ना तो वो विलंब लाती है, वो फिर विवाह में विलंब लाती है। और शनि क्या है, वो वक्री भी हो जाएंगे जुलाई में। तो जुलाई से लेकर नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। तो इस पीरियड में फिर विवाह योग, जो विवाह के योग हैं थोड़े से कम ही बनेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद वर्ष का जो अंतिम समय होगा जब गुरु अतिचारी अवस्था के कारण आपके नवम भाव में आ जाएंगे और वो लग्न भाव को देखेंगे, तो फिर अक्टूबर से दिसंबर फिर वो पीरियड होगा जब आपके विवाह के योग बनेंगे। क्योंकि गुरु का लग्न पर प्रभाव भी विवाह करवाता है और गुरु जो है वो सप्तम से लाभ के स्वामी है, तो अपने आप में विवाह योग्य एक ग्रह बन जाते हैं। तो ये 2 पीरियड हैं, फरवरी से मई, फिर अक्टूबर से दिसंबर, जहाँ पे आपका विवाह का जो योग है वो बहुत अच्छा मेरे हिसाब से बन रहा है। चलते हैं करियर की तरफ, जॉब की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा? अच्छा है, बहुत अच्छा वर्ष है और चेंज बहुत दिखा रहा है। अंकित करता हूँ मैं कैसे। सबसे पहली बात तो है कि शनि का प्रभाव 10वें घर से हट जाएगा। अब शनि क्या है ना, हार्डवर्क तो बहुत करवाते हैं, आपसे हार्डवर्क बहुत करवाया होगा, पर मे बी जिनकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी नहीं थी उनके लिए एक स्टैग्नेशन भी करियर में आ गया होगा। तो अब शनि देव का प्रभाव हट जाएगा 10वें भाव से, ये होगा 29 मार्च 2025 को। तो करियर में ग्रोथ आएगी, करियर में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दूसरी चीज़, अप्रैल से मई शनि और बृहस्पति का प्रभाव रहेगा आपके 7वें घर पर। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे रहेंगे मई तक, और सप्तम भाव 10वें से 10वां भाव है, रिकॉग्निशन का भाव है, पद प्राप्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत चांसेस हैं कि अप्रैल से मई के बीच में आपकी कोई प्रमोशन भी हो जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जॉब चेंज के लिए एक लंबा अरसा बहुत अच्छा रहेगा। शनि आपके पंचम भाव में मार्च में आ जाएंगे, तो मार्च में एक तो शनि यहाँ पे आ रहे हैं, दूसरा बहुत सारे ग्रह यहाँ पे होंगे। मार्च अप्रैल के महीने में बहुत ग्रह आपके पंचम भाव पे होंगे। मेनली शनि देव का प्रभाव और राहु का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव रहेगा ही। तो मार्च से लेकर मई ये जॉब चेंज का सबसे अच्छा टाइम है। क्यों? क्योंकि 10वें से अष्टम में बहुत ग्रहों का प्रभाव है और ये जॉब चेंज करवाता है। इसके बाद भी कुछ प्रभाव आएंगे जॉब चेंज के, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है। वो क्या है? क्योंकि ये 10वें से अष्टम भाव है और यहाँ पे ग्रहण भी लगेगा, तो जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही उनके लिए मार्च और अप्रैल में जॉब जाने के योग भी बनते हैं। अगर आप नॉन गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब में भी लोगों की कुछ जगह पे जॉब चली जाती है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो। खैर वो बहुत रेयर होता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में तो कुछ ऐसा बॉन्ड नहीं होता। तो मार्च और अप्रैल यहाँ पे जॉब जाने के योग आपके बहुत ज़्यादा हैं। कारण चेंज का तो ठीक है, जिनकी दशांतदशा ठीक है उनकी चेंज हो जाएगी, लेकिन जिनके समय अच्छा नहीं चल रहा उनके लिए 10वें से अष्टम में एक ग्रहण लग रहा है 29 मार्च को, लेकिन उससे 2 हफ्ते पहले लाभ के स्थान पर भी एक ग्रहण लग रहा है 14 मार्च को चंद्र ग्रहण। तो यानी कि लाभ अफेक्टेड है, इनकम अफेक्टेड है। तो जिनका समय अच्छा नहीं है उनके लिए मार्च और अप्रैल ये समय जॉब जाने का योग भी बन सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। और राहु और केतु
ये भी ग्रह जॉब चेंज की तरफ इंडिकेट करते हैं। राहु आपके चौथे घर में आ जाएंगे 18 मई को, और केतु 18 मई को आ जाएंगे आपके 10वें घर में। तो केतु का 10वें घर में आना भी जॉब चेंज इंडिकेट करता है। इवन स्ट्रीम भी बदल सकती है आपकी, अगर आप अपनी स्ट्रीम बदलना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में, उसका भी अच्छा योग है। और राहु का चौथे भाव में आना, क्योंकि केतु से कनेक्शन हो गया, तो ये जॉब चेंज के साथ स्थान परिवर्तन भी दिखाता है। और इवन अगर आप विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, उसके लिए भी ये योग अच्छा बनाता है। तो वो अच्छा टाइम है, लेकिन ये जो मार्च और अप्रैल वाला टाइम मैंने बोला ना, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता है। अष्टम में गुरु आ जाएंगे, ये होगा मई में 14 मई को। तो ये भी ठीक है, ये आपकी इनकम में बढ़ोतरी दिखा रहा है, क्योंकि गुरु धन स्थान के स्वामी हैं और वो धन स्थान को देखेंगे। तो हो सकता है अचानक से कुछ इंक्रीमेंट आदि मई के बाद आपका अपने कार्य क्षेत्र में हो जाए। और साल के अंत में गुरु आपके नवम भाव में आ जाएंगे अतिचारी होने के कारण। तो ट्रांसफर्स हो सकते हैं अगर आपका बहुत बड़ा एक ऑफिस मतलब की कंपनी बहुत बड़ी है, तो हो सकता है ट्रांसफर आपकी स्थान के साथ हो जाए। अदरवाइज डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आपका साल के अंत में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए ये वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो मैंने कुछ समय बोले हैं इन पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही आपके जो ग्रहण है 1 सितंबर में भी लगेगा, और 2 ग्रहण लगेंगे आपके सितंबर में, उसमें भी इम्पैक्ट आपके ऊपर आता हुआ दिख रहा है। सितंबर में एक ग्रहण लगेगा आपके 11वें घर में 21 तारीख को, और 7 सितंबर को एक ग्रहण लगेगा 4थे घर में, तो इसका प्रभाव भी 10वें घर में है। तो सितंबर के महीने में भी जॉब जाने के थोड़े बहुत आपके योग बन जाते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। जून के महीने में आई थिंक मंगल केतु यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे अंगारक दोष बनेगा, तो मंगल केतु का प्रभाव भी थोड़ा सा रहेगा, तो गुस्सा बहुत आ सकता है, तो वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये जो मैंने प्रॉब्लमेटिक टाइम दिए हैं, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है, क्योंकि यहाँ पे जॉब में प्रॉब्लम, जॉब जाने के योग आपकी बन सकते हैं। लेकिन करियर के लिए अच्छा महीना, अच्छा वर्ष है, आगे बढ़ेंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, अपनी क्वालिटीज़ को दिखा पाएंगे इस वर्ष में। विशेष ये है कि अपनी क्वालिटीज़ को दिखा पाएंगे। आपको अधिकतम वर्ष में अपने बॉसेस का भी साथ मिलेगा, साल के अंत को छोड़कर। वहाँ पे बृहस्पति का नवम में जाना बॉसेस से प्रॉब्लम दिखाता है। प्रॉब्लम सॉल्व भी आपकी हो जाएगी कई बार इस वर्ष में। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। कई चीज़ें जो आपको भ्रमित कर देती थी बिजनेस कार्य क्षेत्र में, उसमें आपको कंट्रोल आएगा। एक रेस्टलेस माइंड जो रहता था वो भी ठीक होगा, स्पेशली अप्रैल के बाद से। कई कार्यों में पूर्णता आएगी, कार्यों में शुद्धता आएगी, अपने ऊपर एक मास्टरी रहेगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा कार्य क्षेत्र में। जो अपने ऊपर डाउट था वो भी कम होगा इस वर्ष। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इच्छाओं की पूर्ति कार्य क्षेत्र में होगी, यानी कि आगे बढ़ने का, सैलरी बढ़ाने का, प्रमोशन का, ये सारा ही योग आपका बन रहा है इस वर्ष दिख रहा है। और हाँ, बस ये है कि कभी कभी ना इनसिक्योरिटीज रहा करेंगी। ये शुरुआती भाग में ज़्यादा होगा, फिर अराउंड जब ये मैंने ग्रहण वाली बात करी तब ये हो सकता है, बस इनसिक्योरिटीज थोड़ी सी रहेंगी। अदरवाइज ये जो वर्ष है आपका ठीक ही है, बल्कि अच्छा ही है, इसका लाभ उठाइएगा। जो लोग मैनेजमेंट सर्विसेज में हैं, फाइनेंशियल जॉब करते हैं, फाइनेंशियल एरिया से जुड़ा काम करते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर, कोडिंग सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डेवलपमेंट, डेटा, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, केमिकल से जुड़ा कार्य करते हैं, साइंटिफिक फील्ड में है, रिसर्च फील्ड में है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस या लैंग्वेजेस से जुड़ा ही कोई कार्य करते हैं, उनके लिए पूरा ही वर्ष बहुत उत्तम है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये जो वर्ष है ये अच्छा है, बहुत हद तक अच्छा है। सबसे पहले तो गुरु वक्री हैं, तो 4 फरवरी तक वक्री ही रहेंगे। 4 फरवरी को मार्गी होंगे, वो आपके धनेश हैं, लाभेश हैं, तो उनका मार्गी हो जाना, यानी कि फरवरी से मई जो मार्गी प्रभाव होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु आपके लाभ स्थान को भी देखेंगे, तो ये और भी अच्छा है। इसके साथ ही जो आपके सप्तमेश हैं, सप्तम भाव क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि सप्तम भाव या उसके स्वामी जो हैं वो बिजनेस के कारक होते हैं। बिजनेस के कारक या बिजनेस के स्वामी होते हैं। तो सप्तमेश बने शुक्र, और शुक्र उच्च की अवस्था में रहेंगे जनवरी से मई। हाँ, बीच में वक्री भी हो जाएंगे, लेकिन उनका उच्च की अवस्था में होना और सप्तम से लाभ में बैठना, यानी कि बहुत तेज गति से जनवरी के अंत से मई तक में पैसा आ सकता है। यहाँ पे वो राहु के साथ भी होंगे, तो ये भी अच्छा है। विदेश से पैसा, अचानक से पैसा, गुप्त धन, ये सब हो सकता है। ध्यान बस ये देना है कि
सप्तम से लाभ में बहुत सारे ग्रह होंगे मार्च में, जैसे शनि भी यहाँ पे आ जाएंगे 29 मार्च को, यहाँ पे ग्रहण भी लगेगा। तो मार्च के मध्य से अप्रैल के मध्य में यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, आप कोई गलत डील साइन कर सकते हैं, कोई गलत एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मार्च के मध्य से अप्रैल के अंत तक यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आ सकती है। अदरवाइज ये जो वर्ष है ये आपके लिए बहुत अच्छा है धन के मामले में। मार्च से मई तक शनि और गुरु का प्रभाव भी रहेगा और केतु का प्रभाव भी रहेगा। तो ये बिजनेस में बड़े बदलाव अंकित करता है। अगर आप अपने बिजनेस को एक नई पहचान देना चाहते हैं, एक बिजनेस खत्म करके नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में नए प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मार्च के अंत से मई तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। मई की हमने बात करी ही है, तो मई में गुरु राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो गुरु चले जाएंगे अष्टम में 18 मई को, राहु आ जाएंगे चौथे में, गुरु आएंगे 14 मई को, राहु 18 मई को चौथे में, केतु 18 मई को 10वें भाव में। तो इसमें से गुरु का प्रभाव अच्छा होगा क्योंकि वो सप्तम से दूसरे में है, धनेश है, पंचमेश है, तो पैसा बढ़ेगा, गुप्त धन बढ़ेगा। जो बिजनेस करते हैं कभी कभी वो टैक्स भी बचाते हैं, इधर उधर का कुछ काम करते हैं, तो उससे भी पैसा बढ़ सकता है और धन प्राप्ति के नए सोर्सेस खोलेंगे। सप्तम से 10वें में राहु है, यानी कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा अपने बिजनेस में, कुछ नया करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है, और विदेश से काम यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है। कुछ और डेट्स हैं जहाँ पर आपको केयरफुल रहना। अच्छा हाँ, शनि जुलाई से लेकर नवंबर तक वक्री हो जाएंगे, तो ये पीरियड में थोड़ी सी मंदता आ सकती है बिजनेस में, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ी सी मंदता रहेगी। इसके साथ ही 14 मार्च को ग्रहण लगेगा आपके 11वें घर में, तो यहाँ पे कुछ नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही साल के अंत में आपके सितंबर में, अंत में नहीं, सितंबर में एक ग्रहण लगेगा आपके चौथे भाव में, ये होगा 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण। तो ये सप्तम से, क्योंकि 10वां भाव होगा, तो यहाँ पे कार्य आपके कुछ अटक सकते हैं सितंबर में। और इसके साथ ही सितंबर में एक और ग्रहण रहेगा, वो भी आपके लाभ स्थान में ही पड़ेगा, ये भी पड़ेगा 21 सितंबर को। तो सितंबर में भी थोड़ी सी गड़बड़ी धन के मामले में हो सकती है। अदरवाइज देखा जाए ये पूरा ही जो वर्ष है आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए कारक बृहस्पति होते हैं, तो जब वो अष्टम में जाएंगे तो बिजनेस के एक नए रिसर्च का मौका देंगे, और बृहस्पति अतिचारी होने के कारण साल के अंत में उच्च के होकर लग्न भाव को देखेंगे, पंचम को देखेंगे। तो पंचम जो है वो सप्तम से 11वां है, तो वर्ष के अंत में जो आपने यहाँ पे कुछ सीखा है मई से लेकर अक्टूबर तक, उसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ओवरऑल वर्ष बहुत अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने बिजनेस में, एनकरेजमेंट मिलेगा आपको अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर। जो सेक्रीफाइसेस दिए हैं आपने, उसका एक रिजल्ट दिखेगा, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा इस महीने, इस वर्ष में सॉरी। और दुश्मनों पर भी हावी रह पाएंगे, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। आप जुलाई से नवंबर में यहाँ पे आपके दुश्मन थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, अदरवाइज तो आप कंट्रोल कर लेंगे। लीडर बन के उभरते हुए दिख रहे हैं, एक बैलेंस रहेगा आपके व्यक्तित्व में, और बिजनेस के हर एंगल को समझ पाएंगे। एक प्रकार से आपके अंदर जो एंथुजियाज्म है वो बिजनेस को लेकर बढ़ता जाएगा, बहुत चेंजेस इंप्लीमेंट कर पाएंगे जिनका अच्छा रिजल्ट रहेगा, और अपने ऊपर कंट्रोल बहुत रहेगा, और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक इस वर्ष में पहुंचा पाएंगे। तो ये वर्ष बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से तो आपका बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाना है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, मिश्रित सा ये वर्ष है। सबसे पहले राहु पंचम में होते हैं तो ठीक ठाक प्रभाव देते हैं। ट्रस्ट इश्यूज बहुत क्रिएट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम तो रहेगी। और साल के शुरुआत में क्या प्रॉब्लम है कि जो आपके पंचमेश हैं, यानी कि गुरु रिलेशनशिप के जो एक स्थान के स्वामी हैं, तो वो वक्री रहेंगे। तो साल के शुरुआत में कन्फ्यूजन स्टार्ट होगी, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ध्यान इधर उधर भटकेगा। जो प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी वो होगी मार्च से। क्यों? क्योंकि शुक्र पंचम में आ जाएंगे, जो ठीक है, बुरा नहीं होता, जनवरी के अंत में आ जाएंगे। लेकिन मार्च में क्या होगा कि शुक्र वक्री हो जाएंगे। 2 मार्च से 13 अप्रैल शुक्र वक्री है। अब इसके बीच में और क्या होगा, इसके बीच में शनि भी यहाँ पे आ जाएंगे। शनि कभी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं होते।
तो शनि का आना, शुक्र का वक्री होना, इसी बीच में ग्रहण भी लगेंगे, इसी बीच में 6 ग्रहों का जमावड़ा भी होगा पंचम भाव में। 29 मार्च को 6 ग्रह आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लग रहा है पंचम भाव में, उससे 2 हफ्ते पहले 11वें घर में, जिसका इम्पैक्ट पंचम भाव पर रहेगा। अब यहाँ पर पंचम पर भी है और शुक्र पर भी प्रभाव है, तो मार्च से अप्रैल, इवन मई जून तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं है स्पेशली। लेकिन मैं कहूँगा मार्च अप्रैल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। कई लोगों के ब्रेकअप भी इसी टाइम पे होंगे, कई लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी इसी टाइम पे आएंगे। तो मार्च अप्रैल का टाइम अगर निकल जाएगा तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर होना शुरू होंगी, क्योंकि पंचमेश आपके सप्तम में वक्री हो जाएंगे फरवरी से, 4 फरवरी से मई तक रहेंगे यहाँ पे। तो उन कपल्स के लिए अच्छा मौका होगा जो लोग विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे। और अगर आपका लंबा रिलेशनशिप चल चुका है तो मैं कहूँगा कि अगर आपको बढ़ना ही है विवाह की तरफ, आजकल चीज़ें बहुत बदल रही हैं। आजकल कुछ कपल्स साथ में रहना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते, वो लिव इन में रहना चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं, ऐसे भी कुछ कपल्स होते हैं, या कुछ बहुत डिले करना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप इच्छुक हैं कि रिलेशनशिप में हैं और विवाह की तरफ बढ़ना है तो फरवरी से लेकर मई तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें ट्राई करेंगे तो बेटर होगा। तो मई के बाद से चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी, उसके बाद चीज़ें एक प्रकार से उतनी बुरी नहीं रहेंगी, लेकिन एक शनि देव का प्रभाव वो चीज़ों को बहुत अच्छा भी नहीं होने देगा। तो मैं कहूँगा पहले से बेटर हो जाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो शनि बहुत लंबे टाइम तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और उसके बीच में वो जुलाई से लेकर नवंबर में वक्री भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ी दूरियां रिलेशनशिप में आ सकती हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा। वर्ष के अंत में गुरु नवम भाव में आ जाएंगे, कुछ टाइम के लिए मई से लेकर अक्टूबर तक अष्टम में होंगे, उसके बाद वर्ष के अंत में वो नवम भाव में आ जाएंगे, अतिचारी प्रभाव होगा। तो वर्ष के अंत में अक्टूबर से दिसंबर कई लोगों के नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट होंगे और वहाँ पे भी मुझे लगता है कि कई लोग विवाह की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जो रिलेशनशिप में थे वो विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं साल के अंत में भी। तो ओवरऑल देखा जाए मिश्रित सा प्रभाव है, जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा चीज़ें थोड़ी सी ठीक होंगी, लेकिन अप्रैल मई का टाइम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। जून में भी प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी क्योंकि मंगल यहाँ पे होंगे और वो आपके पंचम भाव को देखेंगे और शायद केतु भी यहीं पे हो, हाँ केतु भी यहीं पे होंगे, अंगारक दोष युक्त मंगल यहाँ पे देखेंगे। और जुलाई में भी यहाँ पे मंगल आ जाएंगे और मंगल शनि का समसप्तक होगा। तो जहाँ मई के बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, लेकिन जून जुलाई अगस्त यहाँ पे एग्रेशन बहुत रहेगा रिलेशनशिप में। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, कब मैंने बुरा टाइम बोला वहाँ पे पेशेंस रखनी है, कब मैंने एग्रेशन वाला टाइम बोला वहाँ पे शांति बनाकर रखनी है। ज्योतिष का यही औचित्य होता है कि पहले थोड़ा समझ जाए, एक संभावना, एक भविष्यवाणी पता चलेगी कि ये हो सकता है, तो अपने आप को सीमित कर ले, अपने आप को थोड़ा सा बचा लें। कुछ विशेष परीक्षण मेरी तरफ से ये है कि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो धीरे धीरे करके क्लैरिटी साल के मध्य भाग के बाद आ जाएगी। विवाह के योग जैसे मैं अभी अंकित कर ही चुका हूँ, जो लोग रिलेशनशिप से विवाह की तरफ जाना चाहते थे उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। प्रेजेंट में रहकर सोचिएगा कि क्या चीज़ों पर काम करना है। एक माफ़ करने की भावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि चलो जहाँ पे गलतियाँ हुई आपके पार्टनर से, तो माफ़ करके आगे बढ़िएगा। यात्राओं के योग बहुत बनेंगे, तो अपने पार्टनर के साथ घूमिएगा। रिलैक्सेशन रहनी चाहिए, जितना लोग रिलैक्स रहते हैं ना उतना रिलेशनशिप अच्छा रहता है। प्रॉब्लम क्या है ना, इतनी चीज़ें चलती हैं लोगों के मन में, वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, हमें ये करना है। एक आजकल के यंगस्टर्स बहुत टर्म्स यूज़ करते हैं। मुझे रिसेंटली एक बहुत यंग बच्चे से बात कर रहा था, तो उसने फोमो बोला, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला, तो मैंने गूगल करा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो आजकल बहुत रहता है कि कपल्स में ना कि हम कुछ मिस नहीं कर रहे, हमें दिखाना है। तो वो छोड़कर ना, दिखावा छोड़कर, ये सोशल मीडिया छोड़कर थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। मैं यकीनन बताता हूँ, अधिकतम जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया दिखाते हैं ना कि हमारा लव लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, अधिकतम उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है। मैं एक कपल को जानता हूँ, मुझसे रेगुलर कंसल्टेशन लेते हैं और वो खुद ही बताते हैं कि हम इतना एक्टिव थे सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी वो तो मैरिड है, खैर मैं लव लाइफ की बात है, वो मैरिड है, तो वो डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जब उन्होंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, अभी भी वो पिक्चर्स डालते हैं साथ में। तो सोशल मीडिया और बाहरी तत्वों को छोड़कर
थोड़ा एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर बनाइए। हम चीज़ों को अपने आप कॉम्प्लिकेट करते हैं। जितना सरलता रिलेशंस में रहेगी ना, किसी भी रिलेशन में बात कर लीजिए, सबसे अच्छी दोस्तियां क्यों चलती हैं कि वहाँ पे सरल भाव होता है। अगर आप अपने दोस्त से बात करेंगे ना, कि आप किसी अपने कॉलेज फ्रेंड से, स्कूल फ्रेंड से 2 साल बाद भी बात करते हैं, तो ऐसा लगा कल ही बात करी थी, क्योंकि वहाँ पे एक सरलता का भाव है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में भी सरलता का भाव रखेंगे तो अच्छा है। अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन लॉयल्टी का टेस्ट बहुत बार होगा दोनों ही साइड से। एक्सप्रेसिव रहिएगा, लेकिन टू मच डिमांडिंग नहीं रहेगा और डिमीनिंग मत रहिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टनर्स को हम मजाक मजाक में कुछ ऐसा कह देते हैं, अब एक दूसरे के साथ तो ठीक है, लेकिन अगर साथ में कोई और व्यक्ति है, आपने कुछ मजाक में कह दिया, हर्ट हो गया, तो प्रॉब्लम होती है। तो पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ही बनानी बचानी होती है, उसका भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए मिश्रित सा ही वर्ष दिख रहा है। सबसे पहले तो गुरु वक्री रहेंगे 4 फरवरी तक, तो प्रॉब्लम्स आती ही हैं, कम्युनिकेशन गैप, ईगो क्लैशेस, और वैसे भी सप्तम में गुरु का आना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। पति पत्नी के बीच में इंटीमेसी इश्यूज से लेकर ईगो क्लैशेस, एक दूसरे को समझ ना पाना, वो प्रॉब्लम आती ही है। केतु भी देख रहे हैं मई तक, ये भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। सप्तमेश शुक्र जो विवाह के कारक हैं, वो वैसे तो उच्च के होंगे, लेकिन मार्च से वो वक्री हो जाएंगे। तो मार्च अप्रैल में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मार्च में यहाँ पे ग्रहण लग रहा है जिसमें शुक्र इन्वॉल्व होंगे, वैसे भी वैवाहिक जीवन के कारक हैं और सप्तमेश भी हैं। शनि भी यहाँ पे आ जाएंगे और शनि भी 7वें घर को देखना शुरू कर देंगे, और शनि सेपरेटर हैं। तो ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अगर हम देखें तो ठीक है, वर्ष के मध्य भाग के बाद थोड़ी सी राहत मिल रही है। कारण क्या है, गुरु आ जाएंगे अष्टम में, केतु 10वें घर में आ जाएंगे, राहु भी सप्तम से 11वें से हट जाएंगे, जो कन्फ्यूजन थोड़ी कम करेंगे। लेकिन शनि का प्रभाव तो अब आ गया, और शनि बहुत लंबे टाइम तक आते हैं, और शनि सेपरेटर है। कुछ ग्रहों को ज्योतिष में सेपरेटर का नाम दिया है एज फार एज वैवाहिक जीवन इज कंसर्न्ड। तो उसमें से शनि सबसे प्रबल है। तो हम कहेंगे कि चलो मई में चीज़ें ठीक हो रही, नहीं, शनि का प्रभाव और चीज़ों को नकारात्मक कर सकता है, और शनि तो दूरियां उत्पन्न करते हैं। और जुलाई से नवंबर शनि वक्री रहेंगे, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, मई जून तक उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, कभी लगेगा ठीक हो गया, कभी लगेगा खराब हो गया। लेकिन जुलाई के बाद से जब शनि का वक्र प्रभाव आएगा, वहाँ से मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 14 मार्च को एक ग्रहण लग रहा है 11वें घर में, जो सप्तम से पंचम है, तो ये भी एक इम्पैक्ट देकर जाएगा। और इसके बाद सितंबर में भी सप्तम से पंचम में एक ग्रहण लगेगा, ये भी इम्पैक्ट देकर जाएगा। तो बहुत अच्छा वर्ष तो वैवाहिक जीवन के एंगल से मुझे नहीं लग रहा। प्रॉब्लम्स काफ़ी यहाँ पे रहेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, चीज़ों को नॉर्मल रखिएगा और ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिएगा। पैशनेटली और कंपैशनेटली बात करेंगे, वाणी की सौम्यता रखेंगे तो बहुत चीज़ें ठीक रहेंगी। एक सत्यता रखिएगा, ऑथेंटिसिटी रखिएगा अपनी बातों में, और एक्सप्रेसिव रहिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर को ये भरोसा दिलाना है कि चलो चीज़ें खराब हैं लेकिन हम ठीक करेंगे। वो जो ठीक करने का भरोसा है, एटलीस्ट हम कुछ करेंगे, वो दिखना चाहिए। सिंप्लिसिटी रखिएगा, ये दिखाइएगा अपने लाइफ पार्टनर को कि आप उनकी केयर करते हैं। ये दिखाइएगा कि आप, या कहिए वो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं रहे तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ दिक्कत होती है तो माफ़ करने की क्षमता भी रखिएगा अपने अंदर, और कोई मिरेकल मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हाँ एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता। अगर ख़राब है तो एक दिन में कैसे ठीक हो सकता है? टाइम लगता है, टाइम दीजिए। अगर आप अपनी तरफ से सत्यता रखेंगे, सौम्यता रखेंगे, वो रेसिप्रोकेट होगी। इस वर्ष में टाइम लगेगा लेकिन रेसिप्रोकेट होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कनेक्शन बनाना है, स्पिरिचुअल लेवल पे हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, फिजिकल इंटीमेसी बनाने की कोशिश करेंगे। इंटीमेसी बनाने की क्या मतलब कि एक फिजिकल इंटीमेसी पर भी ध्यान देंगे, तो भी ये वर्ष आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ईजी नहीं है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने जो बोली है, इन पर ध्यान देंगे तो अच्छा हो सकता है। संतान के योग की बात करते हैं। संतान के योग के लिए देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए 4 फरवरी से मई का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो लग्न को देखेंगे, संतान के कारक हैं, तो ये एक अच्छा टाइम है। प्रॉब्लम यह है कि पंचम भाव
बहुत प्रभावित रहेगा। राहु तो है ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शुक्र आ जाएंगे जो 12वें घर के स्वामी है, तो धन आदि के लिए अच्छा है, लेकिन संतान प्राप्ति में उलझने देंगे। फिर शनि भी आ जाएंगे, शनि भी संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो फरवरी के स्टार्ट से मार्च के अंदर तक का टाइम बहुत अच्छा है, यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे शनि आ जाएंगे 29 मार्च को, तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। शुक्र वक्री हो जाएंगे यहाँ पे मार्च से ही, तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो फरवरी से मार्च का टाइम बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ग्रह जैसे राहु छोड़ देंगे 5वें घर को, शनि अकेले रह जाएंगे, गुरु भी अष्टम में चले जाएंगे, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि गुरु कारक है। हाँ, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो अननेचुरल तरीके से संतान प्राप्ति करना चाहते हैं। तो मई से लेकर अक्टूबर अगर आप अननेचुरल तरीके से संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, सरोगेसी आदि करना चाहते हैं, इवन अडॉप्शन, उसके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा, तो ट्राई कर सकते हैं। फिर साल के अंत में जब गुरु अतिचारी प्रभाव के कारण नवम भाव में आएंगे और शनि देखिए जुलाई से नवंबर के बीच में वक्री रहेंगे, तो अक्टूबर के बाद जब गुरु का प्रभाव यहाँ पे होगा वो लग्न को और पंचम को देखेंगे। कारक हैं संतान के, पंचमेश हैं, उच्च के हैं, मंगल नहीं होंगे यहाँ पे, तब तक मैंने मंगल दिखा रखे लेकिन मंगल निकल चुके होंगे यहाँ से। तो साल के अंत में भी फिर अक्टूबर से दिसंबर में संतान प्राप्ति का आपका एक प्रबल योग बन रहा है। तो इन सारे ही पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सावधानियों की, कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है इस वर्ष। सबसे पहली चीज़ है कि अवेयरनेस, अपने बारे में नहीं, आसपास आपके किस प्रकार के लोग हैं, कौन आपके लिए अच्छा है कौन आपके लिए बुरा है, वो जानने का वर्ष है। जान पाएंगे लेकिन यू हैव टू बी अवेयर। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी लेकिन अगर उसका उपयोग नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की कोशिश मत कीजिएगा। वृश्चिक वालों की एक प्रॉब्लम होती है, उदार बहुत होते हैं। प्रॉब्लम तो क्या नेचर है उनका, लेकिन उसके कारण ना अपने आप को नुकसान बहुत पहुंचाते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। डिस्कनेक्ट हो जाएंगे कभी कभी अपने आप से, वो शनि का प्रभाव होगा, पंचम के शनि का, तो अपने आप से ना कनेक्शन बनाकर रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा सेक्रीफाइस किसी के लिए नहीं करना। वृश्चिक वाले भले ही एग्रेसिव होते हैं लेकिन अपनों के लिए, जिनको ये अपना मानते हैं ना, उनके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है, उससे बचना है। अपनी इच्छाओं पर ध्यान देना है। अगर अपनी इच्छाओं पर ध्यान नहीं दे पाए तो जीवन में एक अनफुलफिलमेंट रहेगा। फाइनेंशियल कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है क्योंकि वर्ष अच्छा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ध्यान देना है क्योंकि वर्ष अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिकॉग्निशन के लिए लड़ना है। कभी कभी वृश्चिक वाले जैसे ना उदारता आती है तो अपने किसी सहपाठी को या किसी और को, सहपाठी में नहीं कहीं पे भी पूरे जीवन में, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उस रिकॉग्निशन के लिए लड़िए। अगर आपको नहीं मिल रही, ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे कि चलो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं, आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। हर व्यक्ति से इमोशनली कनेक्ट मत कीजिएगा, वो भी प्रॉब्लम लेके आएगा। और इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नहीं बन पाए तो प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने शुरू में कहा था, शुरुआती भाग वर्ष का इमोशनली थोड़ा सा तंग कर सकता है, तो इमोशनली अगर स्ट्रांग नहीं रह पाए तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको इस वर्ष में झेलनी पड़ सकती है। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वर्ष वैसे देखा जाए तो ठीक ही है, कोई बहुत बुरा वर्ष नहीं दिख रहा। शुरुआती भाग जो वर्ष का होगा वहाँ पे क्या है, तो पंचमेश वक्री रहेंगे, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, तो 4 फरवरी तक थोड़ी कन्फ्यूजन और अपने ऊपर विश्वास कम रहेगा, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। बस मार्च अप्रैल में क्या होगा ना, यहाँ पे ग्रहण लगेगा, बहुत सारे ग्रह होंगे, शनि भी आएंगे, ग्रहों की ऊर्जा एकदम पंचम भाव पे आ जाएगी, तो मार्च अप्रैल में बहुत भ्रमित रहेंगे, कन्फ्यूजन रहेगी, इनकंसिस्टेंसी रहेगी, ध्यान गलत जगहों पे जाएगा। तो ये मार्च अप्रैल का महीना अगर आपने संभाल लिया तो ओवरऑल तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। गुरु मई के बाद आपके अष्टम में जाएंगे, तो मई से लेकर साल के अंत तक का टाइम ही मान के चलिए, अक्टूबर तक स्पेशली जब तक अष्टम में है, तो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और साल के अंत में मंगल अतिचारी होने के कारण नवम भाव में आ जाएंगे, पंचम से पंचम, और पंचम को देखेंगे भी उच्च के बृहस्पति, अतिचारी बृहस्पति, यानी कि साल के अंत में तो स्टूडेंट्स का जो भाग्य है वो अलग ही चमकेगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अधिकतम समय अच्छा है। मंगल पतित हो जाएंगे, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके बाद मंगल यहाँ पे रहेंगे पंचम से पंचम में, अप्रैल से जून तक बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद भी 5वें भाव पर सितंबर तक कहीं ना कहीं उनका प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तब भी देखेंगे, यहाँ पे आएंगे तब भी देखेंगे,
तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छा वर्ष है। बस जो मैंने टाइम कहा मार्च अप्रैल, क्योंकि ग्रहण भी लगेगा, बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव भी होगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज ये पूरा वर्ष अच्छा है। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा वर्ष ये दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा अनप्रैक्टिकल मत रहिएगा, ज़्यादा मिरेकल्स का उम्मीद मत कीजिएगा कि सब कुछ एकदम बदल जाएगा। मेहनत करी होगी तो ये वर्ष बहुत अच्छा है। ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं होगा। चीज़ों को छोड़ना सीखिए, यानी कि एडिक्शंस को, गलत संगत को, और अपने मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दिख रहा है कि मे भी मानसिक सेहत पर ध्यान ना देने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो हेल्प के लिए मांगिए, हेल्प मांगिए अपने सीनियर से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने रिटेंशन पावर, अपनी रिवीजन और अपने पढ़ने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाइए। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए तो अवश्य ये वर्ष आपको बहुत कुछ अच्छा देखे जाएगा। अपने कम्युनिकेशन पर आपको इस वर्ष बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य उपाय जो सभी को करने हैं एक श्रेष्ठता और उत्तमता के लिए। क्या उपाय है? ये उपाय आपको 4 मंगलवार करने हैं। पहला उपाय है, देखिए अब कई लोग पूछते हैं कि नहीं कर पाए। देखिए अगर 4 मंगलवार बताया जा रहा है तो कोशिश कीजिए 7 में ही हो। इनकेस नहीं कर पाते तो क्षमा याचना मांगकर दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। और कब से करने हैं? जब वीडियो देखें तब से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला उपाय है कि 4 मंगलवार को उपाय ये करने हैं। बजरंगबली के मंदिर जाना है। वहाँ पर आपको 8 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं बजरंगबली को, जिसमें हर दिए में गेहूं के दाने होने चाहिए। गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है बजरंगबली को। एक जनेऊ अर्पण करना है, यज्ञोपवीत उसको कहते हैं। पंडित जी को बोल दीजिएगा, वो आपके हाथों से लेकर अर्पण करवा देंगे। 2 नारियल जटा वाले अर्पण करने हैं। फिर वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। और बजरंग बाण की कुछ पुस्तकों का हनुमान मंदिर में दान करना है। और वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनको दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेके आना है। और इसी दिन आपको शिव मंदिर जाकर एक द्रव्य मैं बता रहा हूँ, एक पात्र में दूध, गंगा जल, चंदन का पाउडर, केसर, ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, जब मैंने हनुमान जी का उपाय बताया तो वहाँ पर ये सब करने के साथ चालीसा पढ़ने के बाद 11 बार ओम मंगल प्रदाय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। और जो मैंने अभी द्रव्य बताया शिवलिंग के लिए, वो बनाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। और शिवलिंग क्या महादेव का अभिषेक करने के बाद गंगा जल से फिर से अभिषेक करना है। सफ़ेद पुष्प की और लाल पुष्प की माला अर्पण करनी है, 2 मालाएं अर्पण करनी है। चंदन का तिलक लगाना है महादेव पर। और वहीं पर बैठकर आपको ओम रुद्र स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय 4 मंगलवार करेंगे, अवश्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के लिए उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 3 सोमवार करना है। शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का घी से अभिषेक करना है। एक पात्र में थोड़ा सा घी लेना है, सर्दियां चल रही होगी तो थोड़ा सा पिघाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए इच्छा है आपकी, ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन प्योर घी से, देसी। अच्छा कई लोग पूछते हैं, अब मुझे समझ नहीं आता कहाँ से आता है कि कौन सा घी। देखिए हमेशा पूजा के लिए केवल गाय माता का ही जो शुद्ध घी होता है उसी का उपयोग होता है। कभी कभी दुकान वाले कि ये सस्ता घी है हवन के, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। हवन के लिए कि सस्ता घी है, गलत चीज़ है। हमेशा पूजा में सबसे शुद्ध सामग्री का उपयोग होना चाहिए। ये नहीं कि पूजा हो रही है तो बस कुछ भी कर दीजिए, नहीं। शुद्ध देसी गाय का घी थोड़ा सा पिघाल कर, अगर आपके यहाँ पे सर्दियाँ हैं, नॉर्थ इंडिया में चल रही होती है हर जगह, थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो हल्का सा घी पिघाल कर, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अभिषेक कर रहे हैं महादेव का, तो ये भी ध्यान रखा कीजिए कि बहुत गर्म भी ना हो, हल्का सा कोसा कोसा हो। तो महादेव का घी से अभिषेक करें। इसके बाद फिर से जल से अभिषेक करें, सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करें, 21 बेलपत्र अर्पण करें और अष्टगंध से शिवलिंग का विलेपन करें। फिर वहाँ पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और वहाँ पर आपको 4 घी के दिए भी अर्पण करके आने हैं। ये उपाय 3 सोमवार, अवश्य सेहत अच्छी रहेगी। अब उपाय की बात करते हैं। धन, नौकरी, व्यापार, इसमें वृद्धि होती रहे। ये उपाय आपको 2 अमावस्या करना है। क्या करना है? अमावस्या की शाम को लक्ष्मी जी का पूजन करना है, जैसे आप करते हैं नॉर्मली वैसे कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा इत्र से, अगर आप घर में ही कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी के ऊपर थोड़ा सा इत्र समर्पित कीजिए, कोई भी इत्र कर सकते हैं, गुलाब जल समर्पित कीजिए। फिर आपको 3 चीज़ें बनानी है। पहला,
खीर जिसमें 5 प्रकार के मेवे हों। दूसरा, आपको मीठी रोटी बनानी है गुड़ के साथ, और मीठे चावल बनाने हैं, ये भी गुड़ से ही बने होने चाहिए। इन तीनों चीज़ों को बनाकर रख लीजिए। गुलाब के पुष्प और एक कमल का पुष्प, ये पहले अर्पण कीजिए माता को। फिर आपको लक्ष्मी चालीसा का 8 बार पाठ करना है, लक्ष्मी जी की आरती करनी है कपूर के साथ। फिर इन सारी चीज़ों का भोग लगाना है, और उसके बाद लक्ष्मी जी के सामने बैठ के ही ओम सौभाग्य स्वरूपिणे, ओम सौभाग्य स्वरूपिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। ये कर लेंगे अवश्य, इन सारी चीज़ों में लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि प्यार, वैवाहिक जीवन, इसमें एक शुद्धता बनी रहे तो क्या करें। ये उपाय आपको 3 पूर्णिमा करने हैं। क्या करना है, 2 नारियल घर में पहले ले आइए, उन पर कलावा बांधिए, उन पर चंदन का और सिंदूर का तिलक लगाइए। फिर इनको माता की चुनरी से लपेट लीजिए। 2 नारियल, जैसा मैंने कहा, कलावा, सिंदूर का तिलक, चंदन का तिलक, फिर माता की चुनरी से लपेट लीजिए। फिर दुर्गा जी के मंदिर में जाकर ये वहाँ पे अर्पित कर दीजिए, दक्षिणा दीजिए। साथ में आपको कुछ अगरबत्ती के डब्बे, कुछ धूप के डब्बे और कुछ कपूर के डब्बे, ये भी आपको दान में दे के आने हैं। और वहीं पे बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, और ये संकल्प अपने मन में रखना है कि हे माता, हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा रहे। ये उपाय करेंगे अवश्य पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि ये जो वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आशा करता हूँ कि जो वीडियो है आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।